गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th का ये आखिरी चैप्टर 1 का क्लास 9th चैप्टर 1, ठीक है, ये आखिरी वीडियो है। वीडियो नंबर 4 है। 3 वीडियो पहले ही मैं बता चुका हूँ, उसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। बॉइलिंग पॉइंट बताया था, वेपराइजेशन बताया था, इवेपोरेशन बताया था, बॉइलिंग बताया था, सॉलिड लिक्विड गैस बताया था, सुपर कूल्ड स्टेट, सुपर हीटेड स्टेट बताया था, इज मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में तमाम चीज़ें बताई गई थी। चैप्टर 1 केमिस्ट्री, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये उसका आखिरी वीडियो है। कुछ छोटे छोटे पार्ट इसमें बचे हुए थे। देखिए एक चीज लिखा हुआ लेटेंट हीट, आपकी किताबों में तमाम डेफिनेशन दी हुई है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ऐसे करके तमाम चीजें आपकी किताबों में दी हुई हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको भी आप पढ़ते रहिएगा। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है। अपने लास्ट वीडियो मैंने आपको क्या पढ़ाया था? चेंज ऑफ स्टेट, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। कोई भी मैटर होता है वो अपने स्टेट को चेंज करता है, हीट एब्जॉर्ब करके, हीट रिलीज करके। जब हम सॉलिड से गैस की तरफ चलते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब। और जब हम उल्टा चलते हैं, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, तो हीट क्या होती है? रिलीज। बोलो क्या होती है? रिलीज। अच्छा, जानते हो लेटेंट हीट को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा। क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा। गुप्त माने छिपी हुई, ऊष्मा माने हीट। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? गुप्त ऊष्मा। अच्छा, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बात दूं, एक बात मैं करूं, ठीक है। ये बताइए, एक बर्फ का टुकड़ा है, आपने उसको फ्रीजर में से बाहर निकाला और एक प्लेट में रख दिया, अपने कमरे में रख दिया। ऐसे ही गैस पे गर्म नहीं कर रहे हैं, कमरे में ऐसे ही रख दिया। बताओ 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद क्या होगा? वो बर्फ का टुकड़ा अपने आप धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में। बताओ अवस्था परिवर्तित हुई कि नहीं हुई? हो गई। सॉलिड से लिक्विड, अवस्था परिवर्तित हो गई। इसी को कहते हैं मेल्टिंग, इसी को कहते हैं फ्यूजन। फ्यूजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूजन। अच्छा, तो कमरे का टेम्परेचर तुम्हारा क्या था? तुम्हारे कमरे का टेम्परेचर था, मान लो भाई 15 मिनट के अंदर कमरे का टेम्परेचर थोड़ी ना बदल जाता है कि सर सवेरे 6 बजे कमरे का टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस और 7 बजे हो गया 50 डिग्री सेल्सियस। कमरे का टेम्परेचर तुम्हारा क्या था? कांस्टेंट था। कमरे का प्रेशर भी तुम्हारा क्या था? कांस्टेंट था। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, तो मैं आप उस बच्चे से बताना चाहूंगा, अगर वो वीडियो देख रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या होता है। 9th में आप पढ़े, मैं थोड़ा पहले उस पर एक्सप्लेन कर दूं, फिर आपको आगे बताता हूं। ठीक है, ये बताइए 9th में आप पढ़े हैं, प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। यही ना होता है प्रेशर का फार्मूला? जब भी किसी एरिया पर आप क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स, तो क्या क्रिएट होता है? प्रेशर। एक तमाचा मार दिए हम खींच के किसी को, तो उसके गाल पर हमने क्या अप्लाई किया? अपने हाथ से फोर्स। हमने फोर्स मारा, उसका गाल क्या था? एरिया था। हमने एरिया पर क्या अप्लाई किया? फोर्स। क्या क्रिएट हुआ? प्रेशर। महसूस किसको हुआ? उस बच्चे को जिसको एक तमाचा लगा है। तो प्रेशर महसूस होता है। मैं ये मार्कर अपने सर पे रख दिया, इस मार्कर ने मेरे सर पे फोर्स अप्लाई किया और ये मेरा सर क्या महसूस कर रहा है? प्रेशर। तो ये बताओ, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वो उसमें एयर भरा हुआ है। अच्छा, एयर के पार्टिकल लगातार हमसे टकरा रहे हैं, यहाँ 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 एयर के पार्टिकल लगातार टकरा रहे हैं। लगातार टकरा रहे हैं तो क्या लगा रहे हैं जी? फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स लगा रहे हैं हमारे एरिया पर, तो क्या क्रिएट हो रहा है? प्रेशर। तो हमारा एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर जो दबाव बनाता है, प्रेशर बनाता है, उसको माना गया है 1 ATM। और ATM का फुल फॉर्म होता है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर से ही ATM वर्ड लिया गया है। तो 1 ATM ये प्रेशर की एक यूनिट है बच्चा। जैसे वेट की यूनिट होती है ना किलोग्राम, जैसे दूध लेते हो ना लीटर में, 1 लीटर 2 लीटर, जैसे स्केल से नापते हो ना 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, वैसे ही ATM प्रेशर की यूनिट है। प्रेशर को नापते हैं ATM में कि 1 ATM 2 ATM 3 ATM। अच्छा, वेट की कई यूनिट होती है, किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल, टन। प्रेशर की भी कई यूनिट होती है, ATM, पास्कल, मिलीमीटर, सेंटीमीटर। कई बच्चे सोच रहे होंगे मिलीमीटर सेंटीमीटर तो लेंथ की यूनिट होती है। अरे बच्चा, प्रेशर की भी यूनिट होती है मरकरी के सेंस में। तो जो 9th के बच्चे प्रेशर की और यूनिट्स के बारे में जानना चाहते हैं, अगर मौका मिलेगा तो अभी आज ही के वीडियो में लास्ट में लिख दूंगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा। जो बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, उस बेसिस पे मुझे जो समझ में आया कि वो ATM को और एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा था, जो मैंने अभी किया। ठीक है, 1 ATM हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, चाहे आप अमेरिका में हो चाहे चाइना में। हमारा वायुमंडल जो हम पर दबाव बनाता है, दैट इज 1 ATM। और उसका एक सेंस ये भी निकलता है कि वो और यूनिट्स के बारे में जानना चाह रहा है प्रेशर की, तो वो मैं अभी लिख दूंगा आज ही के वीडियो में। लास्ट तक बने रहिए, उसको देखिए। चलिए,
हम कहां पर थे बच्चा? लेटेंट हीट पर थे। कहां थे? लेटेंट हीट पर थे। तो गुप्त उष्मा, ये बताओ, बर्फ का टुकड़ा कमरे में प्लेट में पिघल गया, कमरे का टेम्परेचर क्या था? कांस्टेंट। कमरे का प्रेशर क्या था? कांस्टेंट, 1 atm। ना प्रेशर बदला ना टेम्परेचर बदला, लेकिन मैटर का स्टेट बदल गया, बर्फ बदल गया पानी में, अवस्था परिवर्तित हो गई। ओ माय गॉड, यानी कोई ना कोई गुप्त उष्मा, कोई ना कोई छिपा हुआ हीट उस बर्फ के टुकड़े को मिला, जिससे वो पिघल कर क्या बन गया? पानी बन गया। नॉर्मली गैस पे गर्म करोगे तो और जल्दी पानी बन जाएगा, लेकिन वहां पर आप टेम्परेचर दिए ना, टेम्परेचर चेंज किए कि नहीं किए? किए कि नहीं किए? किए। तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर कोई अवस्था परिवर्तित हो जाए, कोई फेज ट्रांसफॉर्म हो जाए, देन दैट इज, और उसके लिए जो हीट वो लिया, जो हीट चोरी से उसने ले लिया, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा, या उसी को बोलते हैं हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना, तो हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं और लेटेंट हीट भी बोलते हैं। अगर पिघल रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या फ्यूजन। अगर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, आप एक गिलास पानी रख दीजिए अपने घर में, सुबह भर के निशान लगा के मार्क लगा लो कि यहां तक पानी भरा है। आप शाम को देखेंगे भले 1 मिलीमीटर, लेकिन पानी का लेवल कम हो गया। कहां गया पानी? वेपराइज हो गया। टेम्परेचर कांस्टेंट था, प्रेशर कांस्टेंट था, पानी गैस में कन्वर्ट हो गया, उड़ गया। उड़ गया कि नहीं उड़ गया? ठीक है, तो वहां पे भी गुप्त उष्मा मिली, ही लेटेंट हीट मिला, उसको बोलते हैं वेपराइज हुआ, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। तो देखिए यहां क्या लिखा है, द हीट रिक्वायर्ड आइदर रिलीज्ड और एब्जॉर्ब। दोनों केस होता है। अगर सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब, और अगर लिक्विड से सॉलिड जा रहा है तो रिलीज होगा। तो ऐसे याद रखिएगा, अगर सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस जा रहा है, ठीक है, तो याद रखिएगा यहां से सॉलिड से लिक्विड जाने में एब्जॉर्ब, लिक्विड से गैस जाने में एब्जॉर्ब, गैस से लिक्विड आने में रिलीज्ड, लिक्विड से गैस सॉलिड आने में रिलीज्ड। ठीक है, तो ये ऊपर इधर जाएगा तो एब्जॉर्ब और उल्टा आएगा तो रिलीज। तो ये ऐसे बना लेना, ठीक है बच्चा, कॉपी में नोट कर लेना इसको, ठीक है। लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए। देखिए यहां लिखा है द हीट रिक्वायर्ड रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड बाय ए बॉडी यूनिट मास। यूनिट मास का मतलब चाहे 1 ग्राम ले लो चाहे 1 किलोग्राम ले लो, यूनिट मास पे उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। टू चेंज इट्स स्टेट, अवस्था बदलने के लिए, इज कॉल्ड लेटेंट हीट और हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहीं लिख लो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टी माने टेम्परेचर लिख लेना, नहीं तो बाद में भूल जाओगे, पी माने प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर एट कांस्टेंट। ये एकदम सही वाली डेफिनेशन है बच्चा। आपकी किताब में अलग अलग दिया हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का अलग डेफिनेशन है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का अलग डेफिनेशन है, और लिखा है केवल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो प्रेशर की बात ही नहीं किया, तो वो पूरी तरह से सही डेफिनेशन नहीं है, ये पूरी सही डेफिनेशन है। ठीक है, अच्छा बोलेगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो आप यहां लिख देंगे द हीट रिक्वायर्ड। अच्छा फ्यूजन में क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड, तो क्या होगा, एब्जॉर्ब, तो आप रिक्वायर्ड नहीं लिखेंगे, द हीट एब्जॉर्ब बाय ए बॉडी 1 ग्राम, यूनिट मास 1 ग्राम, टू चेंज इट्स स्टेट सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब आप डेफिनेशन बना लेंगे, टू चेंज इट्स स्टेट, इसके आगे लिख देंगे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, और उसके उसका नाम दे देंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन, व्हाटएवर डेफिनेशन यू वांट टू मेक बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेटेंट हीट का डेफिनेशन। मैंने बर्फ वाला एग्जांपल भी दिया, उससे आपको फील हो रहा होगा कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। किसी कोई समस्या, इसको आप बाकायदे नोट कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताते हैं। चलिए देखिए अगला टॉपिक आपका आता है एक छोटा सा। अच्छा लेटेंट हीट मैंने आपको समझा दिया, उसमें 2 चीज डेफिनेशन आपके 9th की बुक में दिया हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन में सॉलिड से लिक्विड और वेपराइजेशन में लिक्विड से गैस। बस ये वर्ड आप जिक्र कर दीजिएगा। मान लीजिए आपके एग्जाम में आया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो पूरी डेफिनेशन यही लिखना, बस जहां चेंज ऑफ स्टेट है वहीं ब्रैकेट में लिख देना लिक्विड टू गैस, बस बाकी एकदम सही है। ठीक है, तो ये आप डेफिनेशन आप बना लेंगे। आते हैं, एक वर्ड आता है डिफ्यूजन। कोई बताएगा डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, बताओ ही। डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग। बोलो क्या होता है, इंटरमिक्सिंग। एक गिलास पानी लिए, उसमें 1 चम्मच लाल रंग गिरा दिए, आप देखेंगे धीरे 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 पूरे गिलास का पानी लाल हो जाएगा।
यानी जो वो पार्टिकल था, जो आपने एक चम्मच रंग डाला, वो मैटर था, वो मैटर दूसरे मैटर में मिक्स हो गया, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। आपके घर में मटन बने, मटन की इसमें देखिए कितनी बढ़िया स्मेल आती है, आपका पड़ोसी भी जान जाता है कि अरे आपके यहाँ आज बन रहा है ना, ठीक है, वो शाम को आ जाएगा चाय पानी पी के, शायद हमको भी मिल जाए 2-4 पीस खाने को। तो पड़ोसी भी आपका जान गया। कैसे जाना? आप जब अपने घर में बना रहे थे तो वो पक के उसकी स्मेल उड़ते हुए पड़ोसी घर में चली गई, मतलब आपके खाने की स्मेल एटमॉस्फेयर की हवा में मिक्स हो गई। दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ मैटर्स विथ ईच अदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अच्छा, डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किसमें होता है? गैस में। अगरबत्ती आप एक कोने में जलाइए, पूरा कमरा महकता है। परफ्यूम आप अपने शरीर में लगाइए, पूरा मोहल्ला जान जाता है कि आप परफ्यूम लगा के निकले हैं। उसके बाद किसमें होता है? लिक्विड में। लिक्विड में होता है, आप एक गिलास पानी ले लो, एक गिलास दूध ले लो, मिक्स कर दो, देखो आराम से मिक्स हो जाते हैं, और चाय बना दो, पी लो। उसके बाद किसमें होता है? सॉलिड में। सॉलिड में इंटरमिक्सिंग कम होती है। जैसे मैंने हाथ पर ये मार्कर रख दिया, क्या मेरा हाथ और मार्कर मिक्स हो गए? अबे अलग अलग है देखो। लेकिन पानी और दूध मिला दिए, उसके बाद तुम ऐसे अलग कर दोगे क्या कि देखिए पानी अलग, हाथ से पकड़ के दूध अलग? नहीं। तो इंटरमिक्सिंग गैस में फास्ट होता है, लिक्विड में स्लो होता है, और सॉलिड में बहुत कम होता है। कुछ करें कहाँ होता है? अरे वही जो एग्जांपल दिए सॉलिड लिक्विड का, पानी में रंग मिला दिया तो रंग हुआ क्या था? सॉलिड था, मिक्स हुआ कि नहीं हुआ? तो इंटरमिक्सिंग जो है याद रखिए गैस में बहुत ज्यादा होता है। तो डिफ्यूजन ये हो गया, मैं डेफिनेशन बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ। लिखा हुआ है इंटरमिक्सिंग ऑफ टू मैटर्स, मैटर सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है, इन ईच अदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस, देखिए मुंह खुला हुआ, गैस में सबसे ज्यादा होता है, डिफ्यूजन इंक्रीजेस। अच्छा, अगर दो डिफरेंट गैस दिया हुआ आपको, अच्छा एक चीज आपको समझ में आ गया, जो हल्का होगा वो तेजी से मिक्स हो जाएगा, या यूं कह लो जो हल्का होगा वो तेजी से भागेगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो याद रखिएगा कि गैसेस का डिफ्यूजन सबसे फास्ट होता है। और अगर दो डिफरेंट गैस आपको दिया हो तो जिसका मास कम होगा वो तेजी से डिफ्यूज होगा, और जिसका मास ज्यादा होगा वो धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे चलेगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिफ्यूजन किसका फास्ट होगा? हाइड्रोजन का। किसका फास्ट होगा? हाइड्रोजन का। तो एक लाइन आप ये भी नोट कर सकते हैं, बोल रहा हूं मैं, लाइटर गैसेस डिफ्यूज फास्टर, लाइटर गैसेस डिफ्यूज फास्टर, यानी कि स्टार बना के लिख रहा हूं, दिख रहा है? हाँ, लाइटर गैसेस डिफ्यूज फास्टर, उल्टा, लाइटर फास्टर, फास्टर लाइटर। ठीक है, और अगर वेट ज्यादा है तो धीरे हो जाएगा। ठीक है, तो लाइटर गैसेस डिफ्यूज फास्टर। अच्छा, आप कैसे पता लगाएंगे कौन सी गैस हल्की है? उसके लिए आपको गैस का याद करना पड़ेगा एटॉमिक मास। मैंने पहले वीडियो में भी जोर दिया था, बच्चा एटॉमिक नंबर कम से कम 20 तक याद कर लो, और एटॉमिक मास भी याद कर लिए तो तुम ही क्लास के टॉपर बन जाओगे। तो एटॉमिक मास भी याद कर लो, अगर हो पाए तो 20 तक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद कर लो, उससे तुम ये पता लगा लोगे कि कौन सी गैस हल्की है, कौन सी गैस भारी है। तो ये लाइन याद रखिएगा, लाइटर गैसेस डिफ्यूज फास्टर। तो ये आपका हो गया डिफ्यूजन। देखिए अगला आपका टॉपिक आता है ह्यूमिडिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं आर्द्रता। ये बताइए, कभी कभी आप देखते होंगे खूब गर्मी पड़े, खूब गर्मी पड़े तो आप देखते होंगे बारिश हो जाए, मई जून का महीना हो, बारिश होता है, बारिश हो जाए तो आप देखते होंगे आप बाहर निकलते होंगे थोड़ा चिपचिपा लगता होगा आपको, हवा के कांटेक्ट में आप आते हैं एयर, तो आपको थोड़ा चिपचिपा लगता है। जानते हो होता क्या है? जब बारिश होती है या बारिश न भी हो, नदी तालाब का पानी वेपराइज तो होता ही है, तो जो वाटर वेपर होते हैं ये हवा के साथ मिक्स हो जाते हैं। वाटर वेपर भी क्या है? गैस है। हमारे एटमॉस्फेयर में भी क्या भरा है? गैस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो वाटर वेपर भी गैस, ये भी गैस, तो दोनों गैस डिफ्यूजन की वजह से मिक्स हो जाते हैं। वही डिफ्यूजन जो अभी पढ़ाया, इंटरमिक्स हो जाते हैं। तो जितना पानी हवा में मिक्स हो गया है दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। लोग कहते हैं बड़ा उमस है, बड़ा नमी है, पानी में बड़ा निकले, बड़ा नमी है, चिपचिपा लग रहा है, नहाना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। अच्छा एक चीज बताओ, हर एक इंसान की एक कैपेसिटी होती है। जैसे आपकी कैपेसिटी, आप 10 रोटी खा सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी है क्या कि जब भी आप खाने बैठे 10 खा ही लेंगे? मान लीजिए आप खाए 5 रोटी, लेकिन आप खा सकते थे 10 रोटी। हमेशा इंसान अपनी औकात से कम ही खाता है यार। तुम आप थरिया भर खा लेते हो, उसके बाद भी अगर कोई कह दे कि तुमको 5,000 रुपया मिलेगा 2 रोटी और खा नहीं लोगे, मतलब जगह थी। ठीक है, तो जितना आप मैक्सिमम खा सकते हैं दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन वैल्यू। मतलब एक हवा के अंदर पानी, हवा की भी अपनी एक औकात है कि हम इतना ही पानी अपने अंदर मिक्स कर सकते हैं। पानी नहीं, वाटर वेपर,
इतना ही हम वाटर वेपर अपने अंदर मिक्स कर सकते हैं। लेकिन कोई जरूरी है क्या कि हर बार वो उतना मिक्स ही कर ले? हो सकता है उससे कम है मिक्स करे। तो आइए देखिए यहां क्या लिखा हुआ है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या हुआ? द मैक्सिमम लिमिट ऑफ वाटर वेपर विच कुड बी प्रेजेंट इन 1 क्यूबिक मीटर। कई बच्चे कहेंगे क्यूबिक मीटर क्या है? अरे क्यूबिक मीटर को ऐसे लिखते हैं मीटर क्यूब। ये किसका यूनिट होता है? यूनिट ऑफ वॉल्यूम बच्चा, यूनिट ऑफ वॉल्यूम। याद रखना ये वॉल्यूम का यूनिट होता है। लीटर भी होता है, आप दूध लेते हैं ना 1 लीटर, तो लीटर भी होता है वॉल्यूम का यूनिट, और मीटर क्यूब भी होता है, और सेंटीमीटर क्यूब भी होता है। ऐसे एक एक चीज का कई कई वॉल्यूम यूनिट होता है। तो द मैक्सिमम लिमिट ऑफ वाटर वेपर विच कुड बी प्रेजेंट इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर एट एनी टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और सैचुरेशन वैल्यू। वही सैचुरेशन वर्ड जो यूज की। हवा की भी औकात है। अगर मैं 1 लीटर हवा ले लूं तो उसकी औकात है कि हम अपने अंदर इतना ही वाटर वेपर ऐड कर सकते हैं। तो जितना वो मैक्सिमम लिमिट जितना वाटर वेपर वो अपने साथ मिक्स कर सकता है, डिफ्यूज कर सकता है, उसी लिमिटवा को बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या सैचुरेशन वैल्यू। क्लियर? अच्छा, जैसे आप 10 रोटी खा सकते हैं तो आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या हो गया? 10 रोटी, या उसी को आप बोल सकते हैं सैचुरेशन वैल्यू। लेकिन आप एक जगह गए पड़ोस में किसी के यहां खाने दावत पे, आपने 4 ही रोटी खाया, 4 ही खाया, तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू से, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या सैचुरेशन वैल्यू से आपने कम खाया, लेकिन आप 11 नहीं खा सकते। आप कहीं गए, आपका खूब भूख था, आप बहुत खाए, 10 खा लिए, क्योंकि आपकी औकात ही 10 खाने की, 11 खाते ही आप मर जाएंगे, तो आप 11 नहीं खा सकते। ठीक है? तो अब देखिए यहां एक फार्मूला है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कितना आप खाए ऊपर और कितना आप खा सकते हैं। औकात, कितना आपकी खाने की औकात है वो नीचे इंटू 100। 10 रोटी खाने की औकात है, आप 4 खाए तो 4 ऊपर 10 नीचे इंटू 100। तो देखिएगा मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर। एयर का जो वॉल्यूम था उसने कितना मास जो है वाटर वेपर का एब्जॉर्ब किया। और नीचे देखिएगा मैक्सिमम वाटर वेपर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट द सेम वॉल्यूम ऑफ एयर। उतना ही वॉल्यूम कितना अपने आप को सैचुरेट करने के लिए ले सकता था वो नीचे, और कितना लिया वो ऊपर। वो ले सकता था 100 तो 100 नीचे, और कितना लिया, लेकिन बारिश होने के बाद कितना लिया? 20 लिया तो 20 ऊपर। वही रोटी वाला एग्जांपल याद रखिएगा, इंटू 100। इसी को बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी का एक फार्मूला है। ठीक है? अच्छा, ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, तो दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए। अगर ये ऊपर वाला मीटर क्यूब है तो नीचे वाला भी मीटर क्यूब। अगर ऊपर वाला सेंटीमीटर क्यूब है तो नीचे वाला भी सेंटीमीटर क्यूब। अगर ऊपर वाला लीटर है तो नीचे वाला भी लीटर। हमारा एयर, हमारे कमरे में, मैं जिस कमरे में पढ़ा रहा हूं, इस कमरे में जितनी एयर है वो 10 लीटर वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर सकती है, लेकिन बारिश होने के बाद उसने एब्जॉर्ब किया 3 लीटर। तो बताओ रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हुई? कितना एब्जॉर्ब किया? ऊपर 3, ऊपर वाला हमेशा कम रहेगा। याद रखिए, न्यूमेरिकल आएगा तो कम वाला ऊपर रख देना। कितना एब्जॉर्ब किया? 3, और कितना कर सकता था? 10। तो 3/10 × 100, 30% सॉल्व करने पाएगा। अच्छा, मानो 10 लीटर औकात है और 10 लीटर पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, तो 10/10 × 100, 10 कट जाएगा, 100% एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये फार्मूला हो गया। देखिए छोटा सा लिखा, RH माने रिलेटिव ह्यूमिडिटी, M माने जो खाया, जितना एब्जॉर्ब किया, और MS माने, S माने सैचुरेशन, उसकी सैचुरेशन लिमिट क्या थी वो नीचे इंटू 100। तो ये आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फार्मूला हो गया। ओरली मैंने 2-3 क्वेश्चन भी आपको बता दिया, ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चन। जो कम है वो ऊपर, जो ज्यादा है वो नीचे। हवा कितना पानी सोख सकता है, दैट इज ह्यूमिडिटी। मैक्सिमम जितना सोख सकता है, दैट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या सैचुरेशन वैल्यू। ठीक? और ये हमेशा नीचे रहेगा। तो ये फार्मूला याद रखिएगा। तो ह्यूमिडिटी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको खड़ाक से प्रेशर की यूनिट बता दे रहा हूं, इसी चक्कर में इंतजार कर रहे थे। आइए लीजिए भैया, सारी यूनिट लिख दिया। इसके अलावा कोई और यूनिट का नाम सुन लेना तो मुझको भी बता देना। एक तो और होता है, बता दें? लो बता दे रहे हैं। P = F/A। बताओ फोर्स की यूनिट क्या होती है? पढ़े होगे ना, न्यूटन। और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अब एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में लोगे तो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, वो तुम ध्यान रखना। तो ये तो आप पढ़े होंगे, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये अलग है। यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 atm, और 1 atm इक्वल टू होता है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। कई लोग कहेंगे सर मिलीमीटर तो लेंथ का यूनिट है। एक यंत्र आता है, एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको बोलते हैं बैरोमीटर। गूगल पे सर्च करना, वो इंस्ट्रूमेंट का फिगर आपको दिखेगा, बैरोमीटर। और बैरोमीटर जो है उसमें पारा भरा होता है, मरकरी भरा होता है, और उस बैरोमीटर पे निशान बने होते हैं, ऐसे निशान बने होते हैं, महीन निशान बने होते हैं, मिलीमीटर वाले। किसके? मिलीमीटर वाले। स्केलिंग होती है। जब आप उसको खुले में रखेंगे एटमॉस्फेयर में, तो जानते हो पारा कहां जाके रुकेगा? 760 पे। कहां जाके रुकेगा? 760 पे।
मतलब हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है, बैरोमीटर के हिसाब से 760 मिलीमीटर ऑफ Hg है मरकरी के हिसाब से, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1 atm, तो 1 atm इसके बराबर हो गया। अब इसको 10 से डिवाइड कर दो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। आपकी मर्जी, ये तो पता होगा ना, 10 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। एक और यूनिट होती है पास्कल, तो 1 atm इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल। अच्छा किलो पास्कल में बदलोगे तो 1000 से डिवाइड कर दोगे, जब किलो में बदलते हैं तो 1000 से डिवाइड कर दोगे तो 10 टू द पावर 2 किलो पास्कल हो जाएगा। इसकी रिप्रेजेंट करने की यूनिट होती है PA। बोलो क्या होता है PA, ऐसे भी लिखा मिलेगा तो आप समझ जाना पास्कल। 1 atm बराबर होता है 760 टॉर, TORR, टॉर, इट इज आल्सो द यूनिट ऑफ प्रेशर। अच्छा 1 atm बराबर 760 मिलीमीटर, 1 atm बराबर 760 टॉर, मतलब 1 मिलीमीटर बराबर 1 टॉर, ये भी एक फार्मूला हो गया। एक बार इज आल्सो द यूनिट ऑफ प्रेशर। दो तरह का बार आप जानते होंगे, एक होता है बार एसोसिएशन, वकीलों का समूह, एक होता है बार जिसमें लोग जाते हैं मौज मस्ती करने, खाने पीने, ठीक है। 2 बार आप जानते थे, तीसरा बार भी जान जाइए, यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो 1 atm बराबर होता है 1.01 बार। ये देखो लगभग बराबर है, देखो 1.01 को नेग्लिजिबल मान सकते हैं, हायर क्लासेस में जाएंगे तो नहीं मानेंगे, इसका यूज है। तो इतना ही यूनिट होती है, और एक यहां बता दिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये सारी यूनिट किसकी हैं, प्रेशर की हैं। तो आपस में कोरिलेट आप कर लीजिएगा यूनिट्स ऑफ प्रेशर। अच्छा टेम्परेचर की कितनी यूनिट होती है, 3, डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन। 2 मैंने आपको बताया है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन, याद करो पहले वीडियो में बताया है, देख लेना जाके, पहले नहीं शायद दूसरे में बताया है, जहां पर मैं स्टेट्स ऑफ मैटर एक्सप्लेन कर रहा था 5, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सुपर कूल्ड, सुपर हीटेड, वहीं पर बताया था सुपर कूल्ड वाले में 0 केल्विन, और एक होता है फारेनहाइट। लोग कहते हैं हमको 102 डिग्री सेल्सियस बुखार हो गया। अब 102 डिग्री सेल्सियस बुखार हो जाएगा तो मर जाओगे। 102 डिग्री फारेनहाइट होता है, वो फारेनहाइट में होता है जो आपको फीवर होता है। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर अगर आपसे कोई पूछे डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, तो याद कर लो 37.4 के अराउंड होता है। 37.4 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, और 40 डिग्री सेल्सियस अगर हो गया तो हम मरने के कगार पे आ जाएंगे। बॉडी के अंदर का टेम्परेचर 40 नहीं होना चाहिए, समझे। तो डिग्री क्या आप मुंह से बोल रहे हैं, ध्यान रखिए। जब आप बोले 102 डिग्री बुखार हो गया तो आगे बोलिए फारेनहाइट, और जब आप बोले 40 तो आगे बोलिए डिग्री सेल्सियस। तो दिमाग रखिए, तो 3 यूनिट टेम्परेचर क्योंकि डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन। और वॉल्यूम की तमाम यूनिट आप जानते हैं, लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, क्यूब लगा दो, लेंथ पे क्यूब लगा दो, वॉल्यूम की यूनिट हो जाती है। लेंथ पे स्क्वायर लगा दो, मीटर स्क्वायर, एरिया की यूनिट हो जाती है। क्यूब लगा दो, वॉल्यूम की यूनिट हो जाती है। मीटर क्यूब बोल दे वॉल्यूम, मीटर स्क्वायर बोल दे एरिया, मीटर बोल दे लेंथ, नहीं समझे। तो इस तरह वॉल्यूम का आप यूनिट समझ लेंगे तो ये हो गया। कोई दिक्कत आपको इसमें रहे पूरे चैप्टर, मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 1 द मैटर इन आवर सराउंडिंग इज कंप्लीटली फिनिश्ड। मैंने आपको थोड़ा चीजें हायर लेवल की भी जाके बता दी थी, इसको आप पढ़िएगा खूब बढ़िया से, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, सबको बताइएगा, सब लोग पढ़ें, ठीक है। और अब मैं चैप्टर 2 का वीडियो कुछ दिन बाद ही लेके आऊंगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता। 9th के सिलेबस में 4 ही चैप्टर है, 25% सिलेबस इज फिनिश्ड। अच्छा स्कूल में टाइम क्यों लगता है, स्कूलों वगैरह में पढ़ाने में टाइम क्यों लगता है, क्योंकि वहां पर बच्चे करते हैं, चेक किया जाता है नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, कॉपी करेक्शन होता है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगवाए जाते हैं। यहाँ मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं लगवा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो देखने वाले हर तरह के बच्चे मेरे पास हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज क्यों लगवाऊँ मैं, किसी एक बुक का उठा के 4 क्वेश्चन क्यों लगवाऊँ, वो आप लगाइए, कहीं कोई दिक्कत हो आप पूछिए, ठीक है। स्कूल में क्या होता है, एक स्पेशल बुक होती है, किसी बुक से टीचर को पढ़ाना है तो उस बुक का सारा क्वेश्चन लगवा देता है आदमी। अब मेरे सामने बैठा हुआ बच्चा पता नहीं कौन सी बुक रखा होगा, तो आप हर बुक का क्वेश्चन लगाइए, और कहीं कोई दिक्कत हो तो मैं तो हूँ ही, पूछिए, ठीक है। थैंक यू।